गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास हिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर की जो रीडिंग थी वो कंप्लीट कर चुके थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि आप एक बार खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन आंसर वगैरह जो हैं बुक एक्सरसाइज के मेमोराइज़ करने की, तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, उनको रीड आउट करते हुए कई तरह की चीज़ें सामने आई होंगी। तो आज मैं आपको वो सारी समस्याओं का हल भी दूंगा और जो वीडियो है ये इसमें सारे क्वेश्चन आंसर और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, ताकि आपकी कोई भी किसी तरह की भी एक्सरसाइज से रिलेटेड या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट आउट हो जाए, वो हल हो जाए। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करेंगे। वैसे तो हम कुछ कर भी चुके थे, लेकिन मैं फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवा रहा हूँ। गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल हमने जैसे चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल होता था वो ब्रिटिश शासन के अंदर भारत के अंदर नियुक्त किया गया वो व्यक्ति होता था जो सबसे प्रमुख होता था। भारत में जिन प्रमुख शासन अधिकारी की नियुक्ति करती थी अंग्रेजी सरकार, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो अंग्रेजों के शासन के समय सबसे प्रमुख शासन अधिकारी जो होता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। औपनिवेशिक युग, देखो औपनिवेशिक वर्ड हमने समझा कि जब कोई देश किसी देश का गुलाम होता है तो वो औपनिवेशिक कहलाता है। तो उसी दौरान का जो समय होगा, युग होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो भी तो क्या कहलाएगा, वो भी औपनिवेशिक युग कहलाएगा। किसी दूसरे देश की गुलामी वाला युग क्या कहलाता है, औपनिवेशिक युग कहलाता है। इतिहास के काल, हमने इतिहास के जो काल थे, हिस्ट्री के जो पार्ट थे वो किस तरह से डिवाइड किया गया टाइम पीरियड को, तीन तरह का, तीन मेन तो हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है काल विभाजन का आधार, कि जो ये टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है, इसको जो विभाजित किया जाता है उसका क्या आधार है, किस आधार पे इसको वो करते हैं। तो देखो इतिहास का जो काल है उसका जो विभाजन किया जाता है बेटा, वो संस्कृति और समाज के ऊपर डिपेंड होता है। जिस समाज में एक टाइम के अंदर जो वहाँ की संस्कृति थी, जो वहाँ का इतिहास था, वहाँ की जो परंपराएं थी, वो समाप्त होकर दूसरी परंपराओं का जब प्रचलन हुआ तो उन सारी चीज़ों को आधार माना जाता है, तो वो कहलाता है आधार। मीन्स जैसे अब मुग़ल काल है, तो जो मुग़ल काल है, जब हमारे यहाँ मुग़ल आए और जो उनका जब फिर वो ख़त्म हुए, दूसरी चीज़ें अंग्रेज़ों का यहाँ अच्छे से वर्चस्व हो गया, तो वो सारा टाइम पीरियड जो दिखाया जाएगा, किस तरह से मुग़ल आए यहाँ, किस तरह से उन्होंने बहुत मतलब यहाँ पर बुलंदियाँ हासिल की अपने शासन के अंदर, और किस तरह से फिर वो डाउन भी हुए, किस तरह से उनकी सतह गिरती गई। तो वो सारा जो टाइम पीरियड है वो सारा क्या है, उसमें उनके समाज के बारे में, उनकी परंपराओं की स्टार्टिंग और समाप्ति सारी चीज़ें शो की गई, तो वो एक काल हो गया। तो इस आधार पे विभाजन किया जाता है, ऐसे टॉपिक्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1773 में। अंग्रेजों के शासन के समय सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। कब थे, 1773 में। नेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट है अभिलेख कक्ष। अभिलेख कक्ष क्या होता है, जैसे कल हमने रीडिंग में पढ़ा था, नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें, कि अभिलेख कक्ष होता है जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रखे जाते हैं। तो शासकीय संस्थानों में जिस कमरे में महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखा जाता है उसे अभिलेख कक्ष कहते हैं। कि जो शासकीय संस्थान होते हैं, मीन्स जो शासन, जहाँ से शासन किया जाता है देश का, तो उनका एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर वो अपने सारे पत्र, दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, लेटर वगैरह होते हैं, सारी फाइल्स वगैरह वहाँ रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अभिलेख कक्ष। नेक्स्ट है अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या है, जिस स्थान पर पुराने अभिलेख, रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखे जाते हैं। देखो ऊपर वाला तो जो था वो अभिलेख कक्ष था, मीन्स जहाँ पर सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लेकिन अब वहाँ रिकॉर्ड नए तरह के होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, जो बिल्कुल पुराने हो जाते हैं, तो उसको कहाँ रखा जाता है, फिर उसको और थोड़ी सी संभालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए उसको अभिलेखागार में स्टोर कर दिया जाता है। तो अभिलेखागार क्या है, वह स्थान जहाँ पर पुराने अभिलेख, रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखा जाता है। नेक्स्ट है खुशनवीशी। खुशनवीशी हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होता है उसे खुशनवीस कहा जाता है। तो जो व्यक्ति बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होता है उसे खुशनवीस कहा जाता है। नेक्स्ट है सरकारी रिकॉर्ड्स। सरकारी रिकॉर्ड क्या है, सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मीन्स जो हिस्ट्री का मेन सोर्सेज होते हैं वो सरकारी स्रोत होते हैं, परंतु ये हमें केवल सरकार की सोच के बारे में ही बताते हैं, मतलब कैसी उनकी थिंकिंग थी, हमें लोगों के बारे में नहीं पता चलता, हमें सिर्फ उनके बारे में पता चलता है, सरकार के बारे में। जो आम लोग हैं उनके जीवन और उनकी जो सोच है उसकी सही जानकारी हमें इनसे नहीं मिलती सरकारी रिकॉर्ड से। नेक्स्ट है इतिहास में तारीखों का महत्व। इतिहास में तारीखों के
तारीखों के अध्ययन से जोड़कर देखा जाता है, मतलब जो इतिहास है उसको हम हमेशा किससे जोड़कर देखते हैं, तारीखों के अध्ययन से, उनकी स्टडी से। कौन सी घटना कब घटी, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब कौन सा राजा मरा, कब उसकी शादी हुई, तो जो इंपॉर्टेंट तारीख होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टबूज। टबूज क्या है? टबूज वे चीज़ें जो नकारात्मक संकेत देती हैं, मीन्स एक ऐसी चीज़ें जो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाती है, तो उनको हम टबूज बोलते हैं। जैसे अंग्रेज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने हमारे देश में नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी कि तुम तो असभ्य लोग हो, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। तो वो क्या था, वो हमारे अंदर एक तरह से नकारात्मक भाव पैदा कर रहे थे, तो वो टबूज का काम कर रहे थे। नेक्स्ट है संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय होता है जिस स्थान पर ऐतिहासिक सामान, हथियार, मूर्तियाँ व अन्य अभिलेख प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं उसे संग्रहालय कहा जाता है। मीन्स जो भी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं किसी कंट्री की, किसी स्टेट्स की, जो हथियार वगैरह होते हैं, जो वहाँ मूर्तियाँ होती हैं, तो उनको लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी के रूप में इनको एक संग्रहालय में रखा जाता है, तो वो होता है संग्रहालय। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालखंड। भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन अवधि को जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल की संज्ञा दी है। मतलब जो ब्रिटिश कालखंड किसको बोला गया है कि जब भारत में ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश लोगों की राज था, उसी को जेम्स मिल ने क्या नाम दिया है? ब्रिटिश कालखंड नाम दिया है। नेक्स्ट जेम्स मिल का काल विभाजन। अब जेम्स मिल ने किस तरह से काल विभाजन किया था? 3 तरह से किया था। हमें बांट रखा था उन्होंने 1700। ये स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। ये एक छोटा सा यहाँ पर 1 मार्क्स का, एक 1 लाइन का क्वेश्चन हो सकता है कि जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। बाद में ये भारत के इतिहास के बारे में इसने बुक लिखी, जिसमें इसने भारत के जो इतिहास था उसका कालखंड क्या बनाया? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में इसने इसको विभाजित किया। नेक्स्ट है तहसीलदार। तहसीलदार कौन होता है? एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व का लेखा रखता था। मतलब ब्रिटिश टाइम में वो क्या रखता था? राजस्व जो होता है, टैक्स वगैरह जो इकट्ठा होता है, उसका लेखा जोखा रखता था। और प्रशासनिक अधिकारी था स्थानीय, मतलब लोकल। जैसे बरवाला में तहसील है, अब वो तहसीलदार क्या काम करता है, तो आप देख सकते हो वो यहाँ की जो मतलब ज़मीन वगैरह है उसका रिकॉर्ड रखता है, पटवारी वगैरह के जो काम होते हैं उसको अच्छे से ध्यान रखता है कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। इसके साथ साथ वो जो ज़मीन से जुड़े हुए विवाद होते हैं उनमें भी समझौता करवाता है। और जो टैक्स वगैरह इकट्ठा होता है शहर से, नगर पालिका जो मतलब यहाँ से, उसको भी अच्छे से चेक करता है। नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास क्या है? देखो, जिस विषय में हम प्राचीन काल में हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वो इतिहास है। मतलब जब हम बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं या जानकारी हासिल करते हैं तो वो क्या है? वो इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है मील का हिंदू मुस्लिम कालखंड। जो जेम्स मील था उसने 3 कालखंड बना रखे थे, उसमें दो को उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम, मतलब हमारे देश से उठा रखे थे। ये वो कालखंड थे जब भारत के अधिकांश भूभाग पर हिंदू राजा और मुस्लिम शासकों का राज था। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है जनगणना से रिलेटेड। जनगणना हमने पढ़ा था कि जो सर्वे है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो अंग्रेज़ों ने हमें बताई थी कि यहाँ पर सर्वे वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी के अंदर जनगणना होती थी। जनगणना की जनसंख्या की गणना जनगणना कहलाता है। मीन्स किस देश में कितनी मतलब जो संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, ये सारा जो रिकॉर्ड है वो जनगणना के अंदर आता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये आपको मेमोराइज़ करने हैं।